देवरानी जेठानी की सौतेली ननद। मीरा, अरे ओ मीरा। हाँ आई भाभी। भाभी कुछ कह रही थी क्या आप? सुबह से अपने कमरे पे बैठी पड़ी है। हाँ बुला रही थी। ऐसे कैसे चलेगा मीरा, थोड़ी देर तो बाहर निकल जाया कर। तुम्हारे भैया लोगों को ऑफिस भी जाना होता है, तुम्हें इतना ध्यान तो होना चाहिए ना। और वैसे भी आज तो तुम्हारा कोई कॉलेज नहीं है, कम से कम रसोई घर में थोड़ा हाथ तो बटा दो। हाँ भाभी बिल्कुल, बताइए क्या काम करना होगा मुझे? कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत सब्जियां रखी है और आटा भी रखा है। आटा गूंद देना और रोटी बना देना और सब्जी भी बना देना, ठीक है? सुबह से तो मेरी कमर टूट गई है, गैस के सामने खड़े होकर तो मेरा पूरा शरीर टूटने लग जाता है। कोई नहीं भाभी, आप अपने कमरे में चले जाइए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये क्या मीरा, तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? तो क्या हुआ सासू माँ जी, अगर थोड़ी देर रसोई घर में मेरे साथ काम करवा देगी, इसकी पढ़ाई थोड़ा छूट जाएगी। और वैसे भी कौन सा तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे घर में मीरा से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है बताओ? अरे छोड़ो सासू माँ, आपकी सौतेली बेटी पढ़ाई लिखाई में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अपने ससुराल जाकर तो इसको चूल्हा चौका ही करना होगा। ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह घर में इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? अपनी बीवी से ही पूछ लो, मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार जो करती है ये। और बेचारी मीरा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर रसोई का काम करने आई है। अरे ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मीरा को अपनी हेल्प करने के लिए रसोई घर में बुलाकर लाई थी। लेकिन देखिए ना, मम्मी जी तो उल्टा ही मेरे ऊपर भड़क रही है। अर्जुन के आते ही तेरे रंग बदल गए। सासू माँ, आपका क्या मतलब है? इस घर का सारा काम मैं ही करूँगी। निधि, तुम काम में मदद के लिए दिव्या को भी तो बुला सकती हो ना? क्या कहा दिव्या को? वे तो अभी तक मुंह फाड़ कर सो रही है। अगर उसे होश होता तो मैं क्या मीरा को यहाँ काम करने के लिए बुलाती? जैसे तुमने मीरा को आवाज देकर बुलाया, वैसे दिव्या को ही बुला सकती थी ना। ओह, ये क्या हो रहा है जेठानी जी? कम से कम सुबह सुबह तो थोड़ा आराम से सोने दिया करो। तुम लोगों की वजह से मेरी नींद हराम हो जाती है, कम से कम आराम तो करने दिया करो। हाँ, 9 बजे तक तो सो ही रही हो तुम, काम ही क्या है? तुम्हारी वजह से यहाँ मेरी बेटी की पढ़ाई खराब हो रही है और तुम लोगों को अपने घर के काम की पड़ी हुई है। माँ जी, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मीरा ने इतनी पढ़ाई करके कौन सा झंडे गाड़ लिए हैं। तुम उसकी टेंशन मत लो कि मेरी बेटी ने क्या किया है और क्या नहीं। जाओ और जाकर निधि के साथ रसोई में खाना बनवाओ। खाना और मैं बनाऊंगी? हाँ बिल्कुल दिव्या, तुम अपनी जेठानी की मदद क्यों नहीं करवाओगी? आखिर वो भी तो काम करती है घर का। तभी वहाँ ईशान आता है। ईशान, देख रहे हो तुम्हारे घर वाले मुझे कैसे धमकी दे रहे हैं। कैसी धमकी दिव्या? अब तुम यही बताओ बेटा, घर का काम करने में अगर इनको धमकी लगती है तो मैं तुम्हारी बीवी से कुछ नहीं कहूँगी। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इन पर हमसे भी ज्यादा हक है। दिव्या, तुम माँ की बातें क्यों नहीं सुनती? जाओ जाकर भाभी के साथ काम करवाओ। और मीरा, तुम जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो, तुम्हारी भाभियाँ यहाँ सब देख लेंगी। चारुलता के सिर्फ 2 बेटी थे। चारुलता को बेटी की बहुत इच्छा थी, इसलिए चारुलता ने मीरा को गोद लिया था। और ये बात दिव्या और निधि को पता चलती है। वह कभी भी उसे नहीं अपनाती और हमेशा मीरा को सौतेली होने का एहसास दिलाती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन चारुलता की बहन ममता चारुलता के घर आती है। और बताओ चारुलता बहन, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुम्हारे और तुम्हारी भाऊए और मीरा बेटी कैसी है घर में? बस ममता बहन, सब ठीक है। तुम बताओ, विदेश में तुम्हारा रहना सहना कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो चारुलता? क्या कोई बात हुई है? क्या ही बताओ ममता बहन, मेरे घर में तो रोज ही कलेश रहता है। कलेश पर क्यों? अरे वही बेचारी मेरी गोद ली हुई बेटी को मेरी दोनों बहुएं इतना बुरी तरह से ट्रीट करती है। पता नहीं मीरा ने इनकी कौन सी भैंसे भगा दी होंगी जो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है। तो क्या हुआ चारुलता बहन, मीरा वैसे भी शादी लायक हो रही है, तुम क्यों ना उसकी शादी करवा दो? कह तो तुम सही रही हो, लेकिन जैसे मेरी बेटी है वैसा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। अगर तुम राजी हो तो मेरी नजर में एक बहुत सुंदर सुशील कमाऊ लड़का है। विदेश में रहकर उसने अपनी बहुत बड़ी कंपनी खोल रखी है।
घर में सिर्फ वह और उसकी माँ और उसके पापा है। घर का इकलौता लड़का है। उस घर में तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी। तब बहन, तुम्हारी नजर में ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? विदेश में मेरी एक फ्रेंड है नमिता नाम की, उसी का इकलौता बेटा है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरी सहेली का लड़का है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, लड़का बहुत ही सुशील है, हमारी मीरा को बहुत खुश रखेगा। ममता बहन, तूने तो मेरा मन खुश कर दिया। चारुलता ये बातें अपनी बेटों को बताती है, जिसे सुन अर्जुन और ईशान थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, साथ ही खुश भी। और जब अर्जुन ये बात निधि को बताता है तो निधि कहती है, मुझे लगता है मीरा को लेकर तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में ही लड़के वाले मीरा को देखने के लिए आ रहे हैं। लड़के वाले? वो भी मीरा को देखने के लिए? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे लड़का करता क्या है? लड़का यूएस में रहता है और वहाँ पर उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसे ही चलाता है। और शादी करने के बाद हमारी मीरा भी हमेशा के लिए यूएस चली जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बहन को यूएस का लड़का पसंद करेगा? हाँ, बिल्कुल तुमने सही सुना। आखिर मेरी बहन में कमी ही क्या है? तुमसे तो ज्यादा ही समझदार है। और सुनो, मीरा से ज्यादा फालतू के काम करवाने की जरूरत नहीं है। और जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आएंगे तो उसे अच्छे से तैयार कर देना। जब ये बात निधि दिव्या को बताती है तो दिव्या भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। और वही दूसरी तरफ चारुलता मीरा का और भी ज्यादा ध्यान रखती है। बेटा मीरा, मैं ये कह रही थी कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ तुम्हारे लिए सामान लेकर आई हूँ। इसमें शैम्पू, परफ्यूम वगैरह है। तुम इसे लगाकर अच्छे से तैयार हो जाना, ताकि जब तुम्हें लड़के वाले देखे तो तुम्हें देखते ही रह जाए। जब चारुलता मीरा को सामान दे रही थी तो दिव्या देख लेती है और वे निधि को जाकर बताती है, जेठानी जी, तुम्हें पता है आजकल सासू माँ मीरा का कितना देखभाल कर रही है? हाँ, सब देख रही हूँ। आज तो उसे लड़के वाले भी देखने आ रहे हैं। तो जेठानी जी, हाथ पैर रख कर क्यों बैठी हो? आखिर कुछ करती क्यों नहीं? अभी अभी सासू माँ अपनी सौतेली बेटी को बहुत सारा सामान देकर गई है तैयार होने के लिए, जिसमें शैम्पू, परफ्यूम, मेकअप किट, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा क्या? और क्या, मैं आपसे झूठ तोड़ ना बोलूंगी। तभी निधि और दिव्या मिलकर एक प्लान बनाती है और जो शैम्पू चारुलता मीरा को उसकी खूबसूरत बालों के लिए यूज करने के लिए देकर जाती है, और शैम्पू की शीशी को वह खाली करके उसमें वह केमिकल डाल देती है, जिसे यूज करने से सारे बाल तुरंत झड़ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में मीरा अपने कपड़े और शैम्पू लेकर बाथरूम में नहाने के लिए जा रही होती है और वे अपना सामान बाथरूम में रख देती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ दिव्या आ जाती है और मीरा से कहती है, मीरा, तुम बाद में नहा लेना, अभी घर में बहुत सारा काम पड़ा है। जरा जाकर तुम अपनी जेठानी जी की मदद करवा दो, मैं तब तक नहा लेती हूँ। ठीक है भाभी, आप नहा लो, मैं बाद में नहा लूंगी। दिव्या बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और केमिकल वाला शैम्पू और ओरिजिनल शैम्पू दोनों की शीशी सेम होती है, जिस वजह से दिव्या वह केमिकल वाला शैम्पू गलती से उठा लेती है और उसे यूज कर लेती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ? दिव्या को चिल्लाता देख सभी घर वाले बाथरूम के पास आ जाते हैं। अरे दिव्या बहू, क्या हुआ? बाजी, मेरे पूरे बाल निकल गए। तभी निधि एकदम से बोल पड़ती है, अरे लगता है इस बेवकूफ ने वही केमिकल वाला शैम्पू यूज कर लिया है जो हमने मीरा के लिए मंगवाया था। ये क्या हो गया मेरे बालों के साथ? सारे बाल झड़ गए। क्या तुम दोनों ने इतना गंदा काम किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों ही करती हो? अब मैं क्या करूंगी? तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। तुम दोनों के पाप का घड़ा भर चुका था, जिसकी सजा अब तुम दोनों को मिलेगी। बेचारी मेरी फूल जैसी बेटी के साथ तुम ऐसा सलूक करती हो। अरे ख्याल तक नहीं आया कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, उसके साथ इतना बुरा कर रहे हो। उस दिन शाम को लड़के वाले आकर मीरा को पसंद कर लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ निधि और दिव्या अपनी हरकत पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कविता और बेटी कंचन के साथ रहा करता था। रमेश बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था। वह बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा था। कविता, अब तो हमारी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के लिए आगे चलकर क्या ही कर पाऊंगा। मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं मैं इसे कैसे पढ़ा लिखा पाऊंगा।
गांव में अगर किसी को कोई भी छोटा मोटा काम पड़ता तो वे रमेश को बुलाकर करवा लेते थे, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन ये हमेशा का नहीं था। उसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिल पाता था, जिससे वे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। अब मैं क्या ही करूं कविता, कोई ऐसा काम मिल ही नहीं रहा जिससे अच्छी कमाई हो पाए। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसे ही टेंशन लेते रहेंगे तो बीमार पड़ जाओगे। धैर्य से काम लो, और रही बात काम की, वो भी मिल जाएगा। कविता के समझाने के बाद रमेश फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है और काम ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है और वे घर वापस आ जाता है। कविता, बहुत जोर से भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दे। जी जरूर, आज के लिए थोड़ा सा अनाज और सब्जी बची थी तो मैंने वही बना ली, लेकिन अब कल से कैसे गुजारा होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जो रूखी सूखी बनाई है वो ही खिला दे। मैं तो खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। मैं तो परेशान हो गया हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जल्द हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज तो रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल भी खाना मिल पाएगा या नहीं। ऐसे ही अगली सुबह फिर से रमेश काम की तलाश में भटक रहा होता है और भटकते भटकते उसे एक भिखारी मिलता है जो उससे कहता है, बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ है, क्या तुम मुझे खाने के लिए दे सकते हो? बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। कोई नहीं बेटा, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी जल्द ही सुनेंगे। इतना बोलकर वे भिखारी भी वहाँ से चला जाता है और रमेश भी भटकता भटकता काम की तलाश में बहुत ज्यादा थक जाता है और वह एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो खुद से कहता है, काश मैं उस बूढ़े बाबा की कुछ मदद कर पाता। गरीब लोगों को इस तरह से भूख से तड़पता देख मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। काश मैं उन सब लोगों की मदद कर पाता, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक छोटा सा ढाबा जरूर खोलता, जिसमें मैं बहुत ही कम दाम में गरीब लोगों को खाना खाने के लिए देता। लेकिन मैं ये भी कहाँ से ही कर पाऊंगा, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही काम काज है। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे कुछ काम तो दिला, घर पर मेरी बीवी बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। रमेश की सारी बातें नदी किनारे बैठी एक जल परी सुन लेती है और तभी वो नदी के बाहर निकलकर रमेश से कहती है, रमेश बाबू, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो। तुम लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद करना चाहते हो ना, लेकिन तुम आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हो कि उन लोगों को खाना खिला सको। मुझे पता है तुम एक नेक इंसान हो जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? पर मेरी मदद आप कैसे कर पाओगी जलपरी? रमेश, तुम्हें जिन जिन सामानों की जरूरत पड़ेगी इस नदी के अंदर तुम्हें वे हर सामान मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नदी के अंदर जाकर सामान लेकर आना होगा। आप क्या कह रही हैं जलपरी, नदी के अंदर? रमेश, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जितनी बार तुम चाहो इस नदी के अंदर जाकर सामान ला सकते हो और ढाबे पर ले जाकर बेच सकते हो, जिससे तुम और तुम्हारे बच्चों का पेट पल जाए और वो भरपेट खाना खा सके। लेकिन जलपरी, आप मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हैं? देखो रमेश, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा दयालु और एक अच्छे व्यक्ति हो और तुम गरीबों की मदद भी करते हो, लेकिन तुम आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गरीब और परेशान हो। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम गरीबों की मदद जरूर करोगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी है। अब मैं गरीब लोगों को भोजन करवा पाऊंगा। इतना बोलकर जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और रमेश नदी के अंदर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए चला जाता है, जिससे अनाज, मसाले, बहुत सी चीजें होती है। अपनी जरूरत का सामान लेकर रमेश अपने घर चला जाता है और ये सामान देखकर कविता रमेश से पूछती है, हे भगवान, आप इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आए जी? कविता की बातें सुनने के बाद रमेश उसे सारी बातें बताता है कि कैसे जलपरी ने रमेश की मदद की, जिसके बाद कविता रमेश की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वह भी रमेश का ढाबा लगाने में मदद करती है। रमेश और कविता हंसी खुशी अपने घर के आगे एक ढाबा लगाते हैं, जिसका नाम होता है जादुई ढाबा। रमेश भैया, खाने की थाली कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की। आप बैठिए, आपके लिए खाना अभी लग जाएगा।
रमेश और कविता के व्यवहार और खाने के स्वाद की वजह से उसके ढाबे पर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और जादुई ढाबे का नाम सुनकर शहर के सभी लोग रमेश के ढाबे का खाना खाने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव में एक फॉरेनर आता है जिसका नाम हैरी होता है। वो जादुई ढाबे का खाना खाने के लिए शहर से गाँव जाता है। लगता है यही जादुई ढाबा है, जाकर देखता हूँ कि आखिर इस जादुई ढाबे का खाना कैसा है। हैरी ढाबे के अंदर जाता है और रमेश से कहता है, क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। आपको क्या खाना है आप बस ये बताइए। यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है वो बताओ। यहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलता है, आप बस एक बार हमें अपनी सेवा करने का मौका तो दीजिए। ठीक है, फिर मेरे लिए रोटी सब्जी ले आओ। कुछ देर में रमेश हैरी के लिए रोटी सब्जी ले आता है और देखते ही देखते ढाबे पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं, जिसे देख हैरी कहता है, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई है। लगता है यहाँ और कोई दूसरा रेस्टोरेंट है ही नहीं। अगर मैं रमेश के साथ यहाँ पार्टनरशिप कर लूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। हैरी जल्दी से अपने पराठे खत्म करके रमेश को पैसे देकर उससे कहता है, रमेश, मैंने सुना है तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छा चलता है और तुम्हारे ढाबे का नाम सुनकर ही मैं इस गांव में तुम्हारा खाना खाने के लिए आया था और तुम्हारे इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। शुक्रिया शुक्रिया फॉरनर बाबू, आपकी इतनी तारीफ के लिए। अच्छा रमेश, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं नहीं फॉरनर बाबू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारे लिए भगवान का रूप है। क्या कहना है आपको? आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहोगे? हम तुम्हारे छोटे से ढाबे को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल सकते हैं। हैरी के इतना कहते ही रमेश सोच में पड़ जाता है और खुद ही मन में कहता है, ये फॉरनर बाबू कह तो सही रहा है, लेकिन फॉरनर बाबू तुम मेरे साथ पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हो? आपके शहर में भी तो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, आप वहाँ पर भी तो पार्टनरशिप कर सकते हैं ना? देखो रमेश, शहर में भी मेरे कई रेस्टोरेंट हैं, लेकिन तुम्हारे इस गांव के तुम्हारे जादुई ढाबे का नाम मैंने बहुत सुना था और आज मैंने देख भी लिया कि वाकई तुम्हारा ढाबा जादुई है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ और यहाँ रहकर नई नई चीज भी सीखना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी ये डिशेज मैं शहर में भी फेमस कर सकूँ। ठीक है फॉरनर बाबू, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे इस रेस्टोरेंट में गरीब और जो भी बेसहारा लोग हैं उनको आने से मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए ही मैंने अपना ये ढाबा खोला था। देखो रमेश, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करना। हैरी की ऐसी बातें सुनकर रमेश को बहुत खुशी होती है और रमेश और हैरी मिलकर रमेश के छोटे से जादुई ढाबे को एक बड़े से रेस्टोरेंट में तब्दील कर देते हैं और उस रेस्टोरेंट का नाम वह जादुई ढाबा रखते हैं। जिसके बाद रमेश और उस जादुई जलपरी के पास जाता है। जादुई जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की और आज तुम्हारी वजह से मेरा वो छोटा सा जादुई ढाबा एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है रमेश, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दरिया दिली और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, इसलिए तुम्हारा मुझे शुक्रिया अदा करना कोई जरूरत का काम नहीं है। जादुई जलपरी को शुक्रिया अदा करके रमेश वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रमेश और हैरी अपने उस जादुई ढाबा रेस्टोरेंट को चलाते हैं और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है, जिस वजह से रमेश की आर्थिक हालत बहुत अच्छी हो जाती है और वह अपनी बेटी कंचन को भी अच्छे से हाई स्कूल में पढ़ाता है और अपनी बीवी को भी बहुत खुश रखता है। साथ ही साथ गरीब व्यक्तियों की भी वह मदद करता है।